दोस्तों, एक बार की बात है, राकेश और मोहन दो मित्र थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। राकेश जहां पढ़ने में काफी तेज था, वहीं मोहन अपेक्षाकृत कम तेज था और मोहन को नकल के ऊपर ज्यादा भरोसा होता था और वो हमेशा राकेश का नकल कर लिया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों ने एक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहले राकेश की बारी आई तो राकेश इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया तो इंटरव्यूअर ने उनसे कुछ सवाल पूछे और वो सवाल सारे अंग्रेजी में पूछे गए थे। पहला सवाल पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए, व्हाट्स योर नेम। तो राकेश ने अपना नाम बताया। फिर उससे अगला सवाल पूछा गया कि अच्छा बताइए कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, हु इज आवर नेशनल फादर। तो राकेश ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि सर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो राकेश ने बता दिया कि सर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फिर आखिरी सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा कि अच्छा बताइए चांद पे पानी है या नहीं। तो राकेश ने बड़ी विनम्रता से कहा कि सर वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चला है, वे तो अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब वैज्ञानिकों को पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसका इंटरव्यू ओवर हो गया। राकेश इंटरव्यू रूम से बाहर निकला। मोहन दौड़ करके उसके पास गया कि अरे भाई मुझे जरा बताओ कि इंटरव्यूअर ने तुमसे सवाल क्या क्या पूछे, मैं भी उन्हें याद कर लेता हूँ और फटाफट जाकर के मैं बोल दूंगा। राकेश ने भी उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कौन कौन से सवाल थे। सवाल क्या करोगे, क्योंकि सारे सवाल तो अंग्रेजी में पूछे गए थे और तुमको तो अंग्रेजी उतनी आती है नहीं। ऐसा करो कि तुम नंबर से आंसर नोट कर लो और याद कर लो। पहला आंसर देना, अपना नाम बताना। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। दूसरा आंसर बताना महात्मा गांधी। उसने कहा ठीक है। तीसरा आंसर बताना 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। और चौथे आंसर में बताना कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है, जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। मोहन ने फटाफट इन चारों आंसर को याद कर लिया। अब जब मोहन की बारी आई तो इंटरव्यू के लिए वो गया। इंटरव्यूअर ने उससे पहला सवाल पूछा व्हाट्स योर नेम। मोहन ने बड़े अदब के साथ कहा सर माय नेम इज मोहन। अगला सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट्स योर फादर्स नेम। मोहन ने जवाब दिया कि सर महात्मा गांधी। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट, महात्मा गांधी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, अंग्रेजी में पूछा गया उससे। तो मोहन ने बता दिया 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो इस बार इंटरव्यूअर को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या। तो मोहन ने जवाब दिया कि सर अभी तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जिस दिन वैज्ञानिकों को पता चल जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये जोक था और इस जोक के अंदर एक संदेश छुपा हुआ है और वह संदेश यह है कि आप किसी भी सूरत में नकल ना करें, नकल से बचें। तो चलिए आज आप लोग सीटेट सीरीज में हमारे साथ है, यानी कि टीम समर हिल के साथ मैं हूं आपका दोस्त निरंजन कुमार। और आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो है वह, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने को कहेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उन्हें सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। जल्दी से सोच करके बताइए, आपका समय शुरू होता अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है कि यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से सही है, वाक्य संरचना की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे एज ए टीचर। उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने को कहेंगे कि जाओ मोहन से पूछ लो, मोहन बहुत तेज लड़का है। तो ऐसा नहीं करना है। उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे
और उन्हें सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। ये भी नहीं करना है, आप टीचर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चे को कैसे सिखाना है। तो संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, इससे बेहतर है कि उसे सही से बोलकर बताएंगे, क्योंकि कहता है कि अर्थ की दृष्टि से गलत है। यदि वाक्य संरचना की दृष्टि से गलत होता तो व्याकरण के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ अर्थ की दृष्टि से गलत है तो उसे सही से बोल करके बताएंगे कि इसका अर्थ इस प्रकार से है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से गलत है। चलिए आपका सर्वे शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है? नहीं, वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, कर्ता जो है वो बाद में आया है, जबकि सही वाक्य संरचना में कर्ता पहले होता है। तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह सही नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन गलत होगा। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान, इसका अर्थ निकल करके सामने आ रहा है कि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, अर्थात राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। यह अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। बाकी के दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से सही है। जी नहीं, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है केवल, तो यह गलत होगा। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से गलत है, ये भी गलत, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो क्या कहलाता है? रूपीम, वाक्यांश, मुहावरा, स्वनिम। आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा, तो चलिए जांच लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो। तो आपको याद होगा, डिटेल क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनि हो वो रूपीम कहलाता है। रूपीम कहलाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में मॉर्फीम कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है, जिसमें केवल एक ध्वनि होती है, जैसे ए, बी, सी, आ, क, ख, ग इत्यादि। लेकिन कहता है कि वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनि, तो एक या अधिक ध्वनि जब आ जाए तो रूपीम होगा, ठीक है। सबसे पहले स्वनिम, उसके बाद रूपीम, उसके बाद वाक्य विन्यास, उसके बाद अर्थ विन्यास। ये भाषा के 4 प्रकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिंतन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस हैं केवल ए, केवल बी, केवल सी, ये सभी। चलिए जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा और आज का चौका लग गया होगा आप लोगों का। ये सभी, जी हाँ, चिंतन के संदर्भ में ये तीनों ही कथन सत्य है कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, और चिंतन के लिए जरूरी नहीं कि कोई समस्या हो तभी मनुष्य चिंतन करेगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अभिसारी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक चिंतन, सामान्य चिंतन। जल्दी से सोचकर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। कहता है कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? यह सवाल जो है अपने आप में वास्ट सवाल है। जब बच्चे के ऊपर यह सवाल डाला जाएगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा, कौन सा चिंतन स्टार्ट हो जाएगा? अभिसारी चिंतन होगा, या समस्या का समाधान वो करेगा, या सृजनात्मक चिंतन होगा, या सामान्य चिंतन? तो हमारा आंसर है सृजनात्मक चिंतन।
क्योंकि इस तरह के चिंतन में सृजन करने की क्षमता का विकास होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सृजनात्मक चिंतन होता है। ऑप्शंस हैं उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, भाषा विकास। जल्दी से इसका आंसर दीजिए और बन जाइए आज के शिक्षक किंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा और आज के शिक्षक किंग आप बन गए होंगे। तो चलिए जांच लेते हैं, सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है। तो सृजनात्मक चिंतन उच्च अपसारी चिंतन होता है। उच्च अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह सीटेट शिक्षक सीरीज काफी पसंद आ रहा होगा और आप लोग जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, थैंक यू कहता हूं। और इसी तरह से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ते चलिए, बढ़ते चलिए और बनाते हैं एक मिलकर के शिक्षित समाज और एक ऐसा समाज जिसमें हमारे जितने भी साथी हैं जो शिक्षक की तैयारी करते हैं, शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं, वो अपनी अवधारणाओं को बिल्कुल स्पष्ट कर सकें और विस्तृत रूप से शिक्षण पद्धति को समझ सकें। तो हमारा प्रयास यही है और इस प्रयास को आप लोग हमारा साथ सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। तो इसी तरह से बने रहिए, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।